कैसे भी सब लोग सभी साथी जल्दी से जल्दी बच्चे आप लोग यहाँ पर जुड़िए मेरे बच्चे। एक बहुत ही प्यारा सा सेशन आपका यहाँ पर ये रहने वाला है। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसे कम समय में पूरा का भारतीय कृषि का जो टॉपिक है वो हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जरा फोकस करना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये पूरी पीडीएफ आपको मैं एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, हरेंद्र जी ऐसे एप्लीकेशन पर, वहां से इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन आप समझिए, इस क्लास को एक बार सुनना, फिर एक बार पीडीएफ देखना, पूरा रिवीजन आपका यहाँ पर ये चीजों का हो जाएगा। तो चलिए भाई, शुरुआत कर देते हैं भारतीय कृषि के बारे में। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और 2011 की जो जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की लगभग 55% जो आबादी है वो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। इस बात को समझना भाई। अगर मैं बात करूं भारत की जो फसल ऋतुओं के बारे में बात करें तो 3 फसल ऋतुएं हैं जो भारत के अंदर पाई जाती हैं। जैसे आप खरीफ कह सकते हैं, रबी कह सकते हैं और जायद कह सकते हैं बच्चे। जब आप खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो इसकी जो बुआई जो की जाती है जून जुलाई के समय पर इसकी बुआई की जाती है और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। प्रमुख जो फसलों की बात में धान, सोयाबीन, अरहर, उड़द, लोबिया, मूंग, तिल, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, रागी, कपास, ये सब बच्चे आपका किसमें? खरीफ की फसलों में आपके यहाँ पर आ जाते हैं। जबकि यहीं पर रबी की फसल की बात करें तो जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई अप्रैल मई में हो जाती है। और इसकी जो प्रमुख फसलों को लेकर आपसे बात करें बच्चे, कौन सा है? गेहूं, जौ, मटर, चना, आलू, मसूर, अलसी, राई और सरसों। तो ये रबी की फसल में आ जाती है। किसमें भैया? ये रबी की फसल में आ जाती है। जब आप यहां पर जायद की बात करते हैं, जब आप यहां पर किसकी बात करते हैं? जायद की बात करते हैं, तो इसकी बुआई होती है मार्च में और कटाई होती है जून में। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में आपसे बात करनी है वो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला कह सकते हैं। तो ये तो कुछ फसलों को लेकर बात होगी कि कौन सी फसल किस समय की है और कब इसकी कटाई और बुआई होती है बच्चे। अब इसके आगे इस टॉपिक पर और क्या पूछा जाएगा? एक सवाल पूछा जाता है भी स्थानांतरित कृषि के प्रकारों को लेकर, कि मतलब जो एक तरीके से झूम खेती कह देते हैं, स्थानांतरित खेती कह देते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग कह सकते हैं, इस तरीके से आप याद रखना। तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे झारखंड में इसका नाम है कुरुआ, है ना, उत्तर पूर्वी राज्य में झूम खेती बोलते हैं, मणिपुर में पामलू, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया, बेवर और देपा कहा जाता है, हिमालय में बच्चे खील कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी, छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, मेघालय में बागमा कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा कहा जाता है, पेंडा कह सकते हैं, राजस्थान में वालरा या वातरे वालतरे कह सकते हैं, ठीक है, ओडिशा में पामाडाबी, बिगा, कोमान और अंडमान निकोबार में भी दीपा कह देते हैं। तो ये नाम आपको सारे के सारे अच्छे से एक बार कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि मिलान करने के लिए दे देते हैं। कई बार इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि ये स्थानांतरित खेती जो है वो का झूम खेती समझते हैं ना, कि आज आपने यहां पर खेती की, फिर आगे चले गए, वहां पर पेड़ काटे, फिर यहां पर खेती की, फिर उर्वरता कम होगी, फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके की खेती को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, आप इसे कह सकते हैं। अब कृषि के विभिन्न प्रकारों में बात करेंगे। एक होती है रोपण खेती, है जिसे बागानी खेती कह देते हैं, बागान और कृषि फार्मों में की जाती है। उदाहरण के तौर पर रबड़ है, नारियल, चाय, काजू, कॉफी, केला, ये सारी चीजें याद रखेंगे। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना एक खेती की जाती है। गोबर की खाद का इसमें इस्तेमाल करते हैं, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हरी खाद, पशु अपशिष्ट, मल, सब्जी अपशिष्ट, मतलब कुल मिला के जैविक खेती में आपका रसायनों का इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ऑर्गेनिक चीजों का आपके यहां पर क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं खाद के रूप में। इसके अलावा अब खेती की कुछ और प्रकार हैं जिन पे सवाल बन सकते हैं। जल कृषि या एक्वापोनिक को लेकर आप बात करेंगे तो एक्वाकल्चर, जल कृषि की बात करें तो जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपभोग को जलीय कृषि कहा जाता है। ये नदी, झील, तालाब, समुद्र में की जाती है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में बात में शैवाल कृषि है, झींगा कृषि, उभयचर प्राणी, मेंढक, कछुआ, मोतियों की खेती, ये सब इसके एग्जाम्पल है। लेकिन याद रखना, जो मगरमच्छ है उसे इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है भाई। ऐसी ही होता है एक्वापोनिक कह सकते हैं। एक्वापोनिक क्या होता है? तो नई कृषि नीति है जिसमें पौधे और मत्स्य पालन, एक ही टैंक में पौधे और मछली उत्पादन किया जाता है। ये एक नई विधि है बच्चे, एक तरीके से नई विधि है जिसे आप बोल देते हैं कौन सा? एक्वापोनिक, आप इसे कहते हैं एक्वापोनिक कह सकते हैं, ठीक है। और इसे मछलियों के मल वगैरह से इसे क्या मिलता है? पौधे को क्या मिलता है भाई? पौधे को यहाँ पर क्या है, जो अब यो भी आपके जो लवण वगैरह, जो आप सारी चीजें हैं, खनिज वगैरह सारी चीज जो जिसकी जरूरी चीजें वो इससे मिल जाती हैं, ठीक है। और यहीं पर विभिन्न कृषि के नाम, कृषि के विभिन्न नाम, मतलब इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि भी आपसे पूछा जाएगा सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट का पालन कह देते हैं, है ना। यहीं पर बच्चे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मिकल्चर केचुआ पालन कह सकते हैं, पोमीकल्चर फलों का उत्पादन कह सकते हैं, ओलेरिकल्चर सब्जियों का उत्पादन हो जाता है। यहीं पर पिशिकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी कह सकते हैं, एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना, ठीक है भाई। अब इधर ट्रक फार्मिंग क्या होती है? जैसे मतलब बड़े बड़े देशों में कुछ जगह पर क्या होता है, मतलब या आप बाकी जगह भी कह सकते हैं, सब्जी, फल और फूलों की खेती।
इन फसलों में क्या होता है, जनरली ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, यूएसए वगैरह में तो स्पेशली कह सकते हैं। तो जो इसमें ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसे ट्रक फार्मिंग कह देते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं भाई, से ट्रक फार्मिंग भी आपके यहां पर कहा जाता है। अब मिक्स खेती और उससे संबंधित कुछ फसल रोग हैं, है ना। मिक्स फार्मिंग के मिश्रित खेती क्या होता है, तो कृषि और पशुपालन को मिलाकर बोलते हैं मिश्रित खेती। दो फसलों को मिलाकर नहीं समझ सकते, कृषि भी हो रही हो पशुपालन भी, उसे मिक्स्ड फार्मिंग कह देते हैं। तो विभिन्न फसल और उससे संबंधित रोग, जैसे गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं, रस्ट लगता है, सेहू कह सकते हैं, धान में खैरा लग जाता है, जस्ते की कमी से होता है, मक्का में तुलसी रोग है, पत्तियों पर झुलसा रोग कह सकते हैं, मूंगफली में एक टिक्का कह सकते हैं या ड्राई रूट कह सकते हैं, सोयाबीन में येलो मोजेक वायरस कह सकते हैं। इन सब पे सवाल बनते हैं यार कि मतलब कौन सी फसल का कौन सा रोग है, आप समझ रहे हैं इस बात को। वैसे बाजरे में अरगट है, हरित बाली है, कंडुआ है या स्मट कह सकते हैं, गन्ने में कह सकते हैं रेड डॉट कह सकते हैं, ज्वार में स्मट कह सकते हैं। तो ये सारे रोग हैं जो जनरली इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके यहां पर पूछे जा सकते हैं। प्रमुख फसल और अग्रणी उत्पादक बच्चे, चावल को लेकर बात करेंगे। चावल को लेकर आपसे यहां पर, चावल को लेकर यहां पर ये गलत है भाई। चावल को लेकर अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो चावल को लेकर आप यहां पर, ये डेटा बदल गया है। चावल को लेकर जो बच्चे डेटा है ये आपके यहां पर बदल गया। अगर चावल को लेकर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो पहले नंबर पर बच्चे कौन हो गए, पहले नंबर पर बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं भाई, फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा जाए, अगर फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा जाए, फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाता है, यूपी कह सकते हैं। पहले आपका यूपी हो जाता है, इसके बाद बच्चे कौन सा हो जाता है, तेलंगाना आप इसे कह सकते हैं। कौन सा, तेलंगाना आप इसे कह सकते हैं। और फिर आपका क्या हो जाता है, वेस्ट बंगाल, फिर आपका वेस्ट बंगाल। ऐसे गेहूं में यूपी एमपी, आपका पंजाब, इस तरीके से मतलब आपका ये सारी फसलों में कौन कौन सा आपका क्रम है ना, या ये कौन फसलों के बड़े उत्पादक जो राज्य हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर इन शॉर्ट या कम शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर ही बताने की कोशिश की दोस्त, ठीक है भाई। इसी तरीके से सीमांत जोत, कृषि जोत के प्रकारों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सीमांत जोत क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम, है ना। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्य जोत 2 से 4 हेक्टेयर भूमि जिसके पास होती है ना। मध्य जोत मतलब जिसे 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत मतलब 10 हेक्टेयर से अधिक। तो ये कई बार इन्हें लेकर पूछ लेते हैं कृषि जोत को लेकर कि भैया ये क्या, ये मध्यम जोत किसे बोलेंगे, सीमांत जोत किसे बोलेंगे, इस तरीके से सवाल बन जाते हैं, है ना। एक ऐप है पूसा कृषि एप्लीकेशन, और जीएम फसल को लेकर बात करेंगे। तो पूसा कृषि मोबाइल एप्लीकेशन है ना, या एक तरीके से याद रखेंगे, है ना। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो ये पूसा फसल को लेकर आपसे पूछा जाए तो इसे आईसीएआर के द्वारा इसे विकसित किया गया, इस बात को याद रखना। मैं बात करूं भैया किसके द्वारा विकसित किया गया, इसे आईसीएआर के द्वारा विकसित किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसे जो लॉन्च किया गया बच्चे, इसे जो लॉन्च किया गया कब, तो 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा। काम क्या है, इसे खेती मतलब याद रखेंगे, खेतों तक तकनीकी सहायता पहुंचाना इसका काम हो जाता है। और कृषक नई किस्म, उर्वरक, मशीनरी की जानकारी इस पूसा कृषि मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं दोस्त। अब यहां पर बात करें जीएम फसल को लेकर, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, है ना, तो आप याद रखें आनुवांशिक रूप से जो संशोधित या विकसित आपकी यहां पर होती हैं। डीएनए में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। फायदे कीटों से सुरक्षा, मतलब इसमें कीट वगैरह नहीं लगते हैं क्योंकि मॉडिफाई है, जेनेटिकली मॉडिफाई, तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इसमें ये रोग ना लगे, इस तरीके से याद रखना, है ना। अधिक उत्पादकता, फसली रोगों से सुरक्षा, तो जैसे बीटी कोपन, बीटी बैंगन, ऐसी कई सारी फसलें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड को लेकर आपसे यहां पर पूछा जाए। आजकल तो समझिए एक ही पौधे पर क्या है, उसी पर नीचे जड़ में आलू हैं और बच्चे उसी पर ऊपर क्या टमाटर आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें आपके यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाई जा रही हैं। अब मैंने कहा हरित क्रांति को लेकर बात करेंगे, तो एक नई फसल टेक्निक थी, एचवाईवी बीजों का यहां पर इस्तेमाल किया गया था। किसका, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज है इस्तेमाल किए गए, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं, इससे बच्चे आपके यहां पर क्या होता है, इस तरीके से आपके यहां पर हरित क्रांति भारत में आती है। इस शब्द का, इस ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया वो विलियम गेट ने सबसे पहले इस्तेमाल किया, और जनक जो है इसके एमएस स्वामीनाथन कह सकते हैं। और भारत के अंदर बच्चे कौन है ना, सॉरी नॉर्मन बोर्ड है, भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन, माफी चाहता हूं। भारत में शुरुआत 1966-67 में कह सकते हैं, पंजाब हरियाणा और कहां से, वेस्ट यूपी से कह सकते हैं भैया। पहले फेज में गेहूं पर ध्यान दिया गया था, जो सेकंड फेज था इसका उसमें चावल पर ध्यान दिया। इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखेंगे भैया, ठीक है। एनपीके का अनुपात भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, एनपीके अनुपात को लेकर भी आपसे सवाल बन जाते हैं। तो एनपीके अनुपात मतलब क्या होता है, तो या तो ये 1:1 का होता है या 1:2 का अनुपात होता है। इनकेस परीक्षा में पूछा जाए एनपीके अनुपात को लेकर, तो इस बात को याद रखना। अब यहां पर मेरे भाई जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे यहां पर मैं बात करूं मेरे भाई, जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आप समझिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर अगर मैं बात करूं, तो फसल बीमा योजना शुरुआत कब हुई, 13 जनवरी 2016 को।
खरीफ की फसल मतलब एक तरीके से याद रखेंगे इन पर लागू हुई कब, तो ये 1 अप्रैल 2016 को लागू हो जाती है ना। खरीफ की फसल में जो प्रीमियम है 1%, रबी की फसल में कितना 1.5%। हो सकता है इनके हिसाब से यहां पर सवाल बन जाए। और वाणिज्यिक और बागवानी फसल में जो प्रीमियम है वो कितना 5% इसका प्रीमियम होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषक आयोग पे अगर सवाल पूछा जाए, राष्ट्रीय कृषक आयोग को लेकर आपसे पूछा जाए, इसका गठन कब हुआ, 2004 में एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, कह सकते हैं हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब यहां पर बात करेंगे एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आपसे यहां पर बात करने वाले हैं। मतलब समझिए सरकार के द्वारा, ये सीएसीपी के द्वारा, पहली बात तो याद रखना, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, साल में 2 बार कह सकते हैं, है ना। कितनी फसलों पर, 22 फसलों पर प्रदान किया जाता है। रबी की फसल मतलब कह सकते हैं 7 रबी की फसल है, और बच्चे आपके यहां पर याद रख, खरीफ की फसलों की आपके यहां से पता होना चाहिए, मतलब 7 अनाज है, मतलब खरीफ और रबी की दोनों के फसलों पर होता है ना, 2 बार कह सकते हैं बच्चे। और यहां पर अगर अनाज की बात करें तो कितने अनाज है भाई, 7 अनाज हैं, 5 दाल इसमें शामिल हैं, 7 तिलहन इसमें शामिल है ना। ये खरीफ को अलग समझना भाई, इससे 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 काउंट मत करना है ना। ये 2 तरीके की फसलों पर होता है, इस बात को याद रखना, 2 तरीके की फसलों पर होता है। ठीक है, और यहां पर बच्चे इस तरीके से, ये एक साथ मैंने आपको यहां पर बता दी, इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखना, इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखना, तिलहन पर कितना है और अन्य फसलों पर कितना है, दोनों बातें समझना भैया। अन्य फसलों को लेकर, दोनों चीजों को लेकर आप यहां पर सारे के सारे बच्चे मेरे भाई आप लोग यहां पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो मैंने आपको बता दी 7 अनाज है, 5 दाल, 7 तिलहन और अन्य में बच्चे ये फसल हो जाती है। टोटल मिला के 22 फसल है जिस पर आपका क्या होता है, एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका प्रदान किया जाता है। अब बात करेंगे बच्चे एक संस्था के बारे में, फसाई जिसे बोल देते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2006 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मोटिव क्या था, खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण करना, कि ये आपका एक वैज्ञानिक मानक है, ये आपके यहां पर ठीक है। मंत्रालय बच्चे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक तरीके से आपके काम करता है, तो एक तरीके से ये भी आपको पता हो। अब यहां पर बच्चे कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर, कानपुर में, नाबार्ड मुंबई में, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में, चावल शोध संस्थान कटक में, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल कह सकते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर, लखनऊ में कह सकते हैं, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर, राजमुंद्री में कह सकते हैं। इस बात को याद रखना। तो ये कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं जो आपकी परीक्षा में यहां पर पूछी जा सकती हैं दोस्त। तो ये छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करूंगा इसका रिवीजन आप अच्छे से कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी हो सकता है थोड़ी लेट मिले, लेकिन मिल जाएगी, चिंता मत करो, आज शाम तक ही आपकी पीडीएफ ये मिल जाएगी, है ना। तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, इसका रिवीजन करना और कमेंट करके जरूर बताना भाई क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो, इसी तरीके की और भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर, तो चैनल को भी मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। तो आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से ख्याल रखिए, बाय बच्चों।